10 जुलाई जब मोदी जी दूसरी बार के लिए आए और उस समय संसद में सवाल पूछा गया था कि ये जो हल्ला होता है देश में विदेशी घुसपैठी, कितने घुसपैठी हैं? भारत के मतदाता सूची में कितने ऐसे केसेस चुनाव आयोग को मिले हैं कि जो फॉरेन नेशनल्स घुस गए हैं हमारे वोटर लिस्ट में? और उस समय रविशंकर प्रसाद थे विधि और न्याय मंत्री। 10 जुलाई 2019 उन्होंने कहा कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में चुनाव आयोग ने हमें बताया सिर्फ 3 केस मिले हैं पूरे देश के पैमाने पर। 16 में एक भी नहीं, 17 में एक भी नहीं, 19 में एक भी नहीं, 18 में 3 केस मिले थे। एक गुजरात से, एक तेलंगाना से, एक बंगाल से, बिहार से एक भी नहीं। और आज अचानक आप अखबार में देख रहे हैं कि रिपोर्ट आ रही है कि BLO जहाँ भी जा रहे हैं घर घर म्यांमार के लोग दिख रहे हैं बिहार में। वहाँ फिर म्यांमार के लोग आ गए हैं। हमने कहा कि भाई बिहार के गांव में मुसहर दिखेंगे और मुसहर को अगर आप म्यांमार समझ लगे और अगर बताएंगे कि हम मुसहर जाति से हैं और आपने नोट कर लिया कि ये म्यांमार वाले हैं, तब तो माशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कि अचानक सारे नेपाल के लोग घुस गए हैं, बांग्लादेश के लोग घुस गए। आप ज़रा सोचिए, पश्चिम बंगाल के मजदूर परेशान हैं, वो बांग्ला में बात करते हैं और देश के हर राज्य में जहाँ भी जा रहे हैं उनके ऊपर पिटाई हो रही है, उनको थाने में डाला जा रहा है, क्योंकि बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी ये फ़र्क मिटा दिया गया है कि जो भी बांग्ला में बात करेगा। अब असम में बीजेपी के वहाँ सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री बांग्ला वहाँ की दूसरी भाषा है असमिया के बाद, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर यहाँ के मुस्लिम अगर बांग्ला को अपनी मातृभाषा के रूप में घोषित करें तो मेरे लिए तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, फॉरेन नेशनल चुनने में हमें कोई दिक्कत तब नहीं होगी। लोग देखते हैं आम जनता के लिए तो कोई चुनाव आयोग का सर्कुलर मायने नहीं रखता। और सुना होगा कि भाई रिविजन है तो लोगों को लगा होगा कि ठीक है, घर घर आकर के कोई वेरीफाई करके जाएंगे कि हम जिंदा हैं कि मर गए, और आकर के कोई अगर डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो चलो आधार है, वोटर कार्ड है, दिखा देंगे। तो इसीलिए शुरू में हो सकता है 1 सप्ताह लगा होगा लोगों को इसको समझने में, लेकिन जैसे ही लोगों को बात समझ में आई, बिहार लड़ रहा है। 9 जुलाई जो मजदूरों की हड़ताल थी पूरे देश में लेबर कोड के खिलाफ, बिहार ने उसको वोटबंदी के खिलाफ चक्का जाम में तब्दील किया। खास समय में और महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, तो जो भी मुद्दे हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, इसलिए नए सिरे से बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मुद्दा हमारे बीच में नया अभी आया है, मुझे लगता है कि उसी पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। अभी शंभू जी बता रहे थे कि भाई माले के 1 दर्जन जो विधायक हैं बिहार में सामाजिक न्याय के लिए समर्पित और बिल्कुल उन्हीं विचारों को लेकर के विधानसभा और विधानसभा के बाहर लगातार लड़ रहे हैं। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ। हमारी पार्टी इसी लड़ाई को लड़ते हुए और इसी लड़ाई के लिए बनी थी। 70 के दशक में हम लोग 3 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे, जिसको हम कहते थे कि लोगों के लिए डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, और साथ ही ज़मीन और मजदूरी का सवाल। उस समय हम लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। 80 के दशक में हमें लगा कि हमें चुनाव में भी हिस्सा लेना चाहिए और इसी लड़ाई को उसमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। और जब हमने ये सोचा, बात तो सही है कि हमें आज़ादी के बाद संविधान मिला और शुरू से ही हमारे संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबके लिए वोटिंग राइट, ये प्रावधान शुरू से था, जिसके लिए दुनिया में बहुत सारे देशों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और हमें भी गुलामी के दौर में ये अधिकार नहीं था। लेकिन हमने देखा कि अधिकार संविधान में है लेकिन वास्तव में नहीं है। बिहार के भूमिहीन गरीब दलित वोट डाल नहीं सकते थे। इतना ज़बरदस्त सामंती एक पकड़ उस पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर थी, वो दबदबा, उसके आगे कोई वोट डाल नहीं सकते थे। और इसीलिए जब हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, चुनाव बहिष्कार करते थे, वो बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब लोगों को लगा कि ये दलित गरीब ये चुनाव के मैदान में आ रहे हैं और अपने मुद्दों को उठाने के लिए आ रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा से संसद भेजने के लिए आ रहे हैं, तब ज़बरदस्त हिंसा। जब 1979 में पहला लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़े थे, चुनाव जिस समय ख़त्म हुआ उसी दिन शाम को
22 लोग एक जनसंहार में उनकी हत्या कर दी गई थी। भोजपुर का गांव है दनवार बिहटा। 22 लोगों की हत्या सिर्फ इस बात के लिए कि इतनी हिम्मत, क्या वोट डाल देते हैं बूथ कब्जा रोक करके। और उस चुनाव की खूबी मैं बता रहा हूँ कि आज हम लोग पूरे देश में महादलित, अति पिछड़ी जातियों को लेकर के इतनी चर्चा सुन रहे हैं। उसके शुरुआती एम्पावरमेंट का सबसे पहले का अगर प्रतिनिधि कोई थे तो भोजपुर जैसे सामंतीगढ़ से कॉमरेड रामेश्वर प्रसाद, जो एक नोनिया जाति से आते हैं, एक भूमिहीन खेत मजदूरों के नेता, वो बीपी सिंह की सरकार के दौर में सांसद बन करके आरा में पहुंचे थे, आरा से दिल्ली पहुंचे थे और तब से ये सफ़र शुरू हुआ। तो आज जो बिहार अभी देख रहा है, और मुझे ठीक लगा कि आप लोग बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बिहार का नहीं है, सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं है। सवाल बहुत साफ साफ चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब पूरे देश में चुनाव इसी तरीके से कराए जाएंगे। तो जो SIR बिहार के लिए आया, बिहार के लोगों ने इसका नाम दिया है वोटबंदी, क्योंकि बिल्कुल नोटबंदी जैसा ही दिखा। 8 नवंबर जैसे मोदी जी आए थे और बोले थे कि नोट 500,000 के बंद हो जाएंगे, उसी तरह चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी किया 24 तारीख को और कहा कि 25 तारीख से बिल्कुल जो पुरानी मतदाता सूची थी वो ख़त्म, नए सिरे से सूची बनाई जाएगी। और उसके लिए क्या तरीका लिया और क्या हो रहा है हम सब लोग देख रहे हैं। दूसरा, लोगों को ये भी बात समझ में आई, असम में NRC, और वो NRC असम में 6 साल बाद 6 साल लगा करके सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में 2 राउंड में NRC बना, जिसमें 19 लाख लोग बाहर हुए। असम सरकार उसको भी मानती नहीं है। असम सरकार कहती है कि NRC में किसी का नाम हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जिसके बारे में जो लगेगा हम किसी को भी ट्राइब्यूनल में भेज देंगे, किसी को भी डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, किसी को भी उठा करके हम बांग्लादेश भेज देंगे, क्योंकि इस मामले में वहाँ NRC की कोई वैधता, कोई मान्यता सरकार के नज़र में नहीं है। इस बात को भी जान लेना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो NRC असम में बना था 3 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए, वो 6 साल लगे थे। और बिहार में जहां करीब 8 करोड़ मतदाता है, 1 महीने के अंदर, माने ड्राफ्ट एन्यूमरेशन जो है वो तो 1 महीना और कुल मिला करके उसके फाइनल करने में 3 महीने के अंदर ये बेसिकली NRC बनाना चाहते हैं। और कल आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सवाल किया चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग अड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा अधिकार है, अधिकार सिर्फ नहीं हमारा कर्तव्य है, क्योंकि चुनाव हमें संविधान ने पावर दिया है कि देश में कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है ये पता लगाने, और सिर्फ नागरिक वोट डाले इसके लिए दिया है। इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। हमने देखा कि 2019 के 10 जुलाई जब मोदी जी दूसरी बार के लिए आए और उस समय संसद में सवाल पूछा गया था कि ये जो हल्ला होता है देश में विदेशी घुसपैठी, कितने घुसपैठी हैं, भारत के मतदाता सूची में कितने ऐसे केसेस चुनाव आयोग को मिले हैं कि जो फॉरेन नेशनल्स घुस गए हैं हमारे वोटर लिस्ट में। और उस समय रविशंकर प्रसाद थे विधि और न्याय मंत्री। 10 जुलाई 2019 उन्होंने कहा कि 2016, 17, 18, 19 4 साल में चुनाव आयोग ने हमें बताया सिर्फ 3 केस मिले हैं पूरे देश के पैमाने पर। 16 में एक भी नहीं, 17 में एक भी नहीं, 19 में एक भी नहीं, 18 में 3 केस मिले थे, एक गुजरात से, एक तेलंगाना से, एक बंगाल से, बिहार से एक भी नहीं। और आज अचानक आप अखबार में देख रहे हैं कि रिपोर्ट आ रही है कि BLO जहाँ भी जा रहे हैं घर घर म्यांमार के लोग दिख रहे हैं बिहार में, वहाँ फिर म्यांमार के लोग आ गए हैं। हमने कहा कि भाई बिहार के गांव में मुसहर दिखेंगे, और मुसहर को अगर आप म्यांमार समझ लगे और अगर बताएंगे कि हम मुसहर जाति से हैं और आपने नोट कर लिया कि ये म्यांमार वाले हैं, तब तो माशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कि अचानक सारे नेपाल के लोग घुस गए हैं, बांग्लादेश के लोग घुस गए। आप ज़रा सोचिए, पश्चिम बंगाल के मजदूर परेशान हैं, वो बांग्ला में बात करते हैं, और देश के हर राज्य में जहाँ भी जा रहे हैं उनके ऊपर पिटाई हो रही है, उनको थाने में डाला जा रहा है, क्योंकि बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी ये फ़र्क मिटा दिया गया है कि जो भी बांग्ला में बात करेगा। अब असम में बीजेपी के वहाँ सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री बांग्ला वहाँ के दूसरी भाषा है असमिया के बाद, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर यहाँ के मुस्लिम
अगर बांग्ला को अपनी मातृभाषा के रूप में घोषित करें तो मेरे लिए तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, फॉरेन नेशनल चुनने में हमें कोई दिक्कत तब नहीं होगी। इस बात को हमारे संविधान के रहते हुए, संविधान पर शपथ लेकर के जो सरकारें बनती है, 8 शेड्यूल और तमाम बातें उसमें हैं, वो एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। तो आज चुनाव आयोग से कल हमारा डेलीगेशन मिला, हमारे बिहार के दोनों सांसद, बिहार के हमारे सचिव आए थे, और जब उन्होंने कहा ये बात कहाँ से आ गई अचानक, जो 2019 में उन्होंने कहा ना वो 2019 तक वो सही था, ये सब कुछ 2019 के बाद हुआ। तो 2019 के बाद अभी 24 का चुनाव हुआ, लोकसभा में चुनाव हुए, और उस समय भी कोई बात नहीं थी, अचानक ये कहाँ से बातें आ गई है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, ये जो बातें हो रही है कि अभी चल ही रहा है एन्यूमरेशन फॉर्म, उसको सबमिशन का दौर चल रहा है, और अभी अपने कहना शुरू कर दिया कि करीब 74 लाख लोग, संख्या बढ़ रही है, 74 लाख लोगों के नाम कटे जाएंगे। क्यों? कि कोई मर गए हैं, कोई स्थायी रूप पर से बिहार से बाहर चले गए हैं, या एक ही मतदाता है 2-3 जगह से नाम चढ़े हुए हैं। और ये अभी कुछ दिन पहले हमारी रिवीजन हुआ था, उस समय भी बात नहीं आई। तो ये अचानक कहाँ से आपको पता चला कि इतने लोग मर गए हैं? अचानक कहाँ से बात आई कि इतने लोग बिहार से बाहर चले गए? तो बात को समझना बिल्कुल आसान है कि बिहार में अभी बूथ कब्जा होता था 70 के दशक में, 80 के दशक में, अब तो चुनाव कब्जा हो रहा है, अब तो पूरे मतदाता सूची पर कब्जा हो रहा है, और लड़े बगैर तो होगा नहीं। लेकिन बिहार पर भरोसा है। हिंदुस्तान में अगर किसी एक प्रदेश में बिल्कुल लड़ने की ये ताकत है, वो प्रदेश है बिहार, जहाँ लड़ करके इसको रोक दे सकते हैं। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सब कुछ हो गया, सब हो गया, बड़ा आराम से कर लिया। सब कुछ हो जाने के बाद अभी लेख आ रहे हैं कैसे कैसे चोरी हुई, हमको बताया जा रहा है। लेकिन बिहार 24 जून को सर्कुलर आया, 25 जून हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेजी और हमने कहा कि ये वोटबंदी है। हमने देखा कि लोगों को थोड़ा सुनने में, समझने में समय लगा, 1 सप्ताह का समय लगा होगा, क्योंकि मोदी जी तो घोषणा नहीं किए थे। नोटबंदी की घोषणा मोदी जी आकर के टीवी पर किए, सबको तुरंत जानकारी मिली। ये तो चुनाव आयोग का सर्कुलर है। चुनाव आयोग का सर्कुलर कौन देखता है? राजनीतिक दल के लोग देखते हैं, जो चुनाव से जिनका सीधा वास्ता है वो लोग देखते हैं। आम जनता के लिए तो कोई चुनाव आयोग का सर्कुलर मायने नहीं रखता। और सुना होगा कि भाई रिवीजन है, तो लोगों को लगा होगा कि ठीक है, घर घर आकर के कोई वेरीफाई करके जाएंगे कि हम जिंदा हैं कि मर गए, और आकर के कोई अगर डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो चलो आधार है, वोटर कार्ड है, दिखा देंगे। तो इसलिए शुरू में हो सकता है 1 सप्ताह लगा होगा लोगों को इसको समझने में, लेकिन जैसे ही लोगों को बात समझ में आई, बिहार लड़ रहा है। 9 जुलाई जो मजदूरों की हड़ताल थी पूरे देश में लेबर कोड के खिलाफ, बिहार ने उसको वोटबंदी के खिलाफ चक्का जाम में तब्दील किया। और अभी 9 अगस्त जो भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है, 11 अगस्त बिहार के पटना में 7 हमारे नौजवान शहीद हुए थे तिरंगा झंडा फहराने में, और बिहार ने नारा दे दिया, चुनाव चोर गद्दी छोर। ये बिहार में आंदोलन का नारा बना है, और हमें लगता है कि इसी रास्ते से आप लोगों से ही अपील करेंगे कि हर संभव तरीके से साथ दीजिए, मदद कीजिए। और बिल्कुल ये आखिरी लड़ाई है। अगर बिहार की लड़ाई, बिहार में आज तक बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बनी, और नीतीश जी को सामने रख करके, उनके कंधे पे बंदूक रख करके निशाना चलाया गया। आज जो हो रहा है वो बिल्कुल आप सब लोग जान रहे हैं। कल से तो हल्ला सुन रहे हैं कि क्या धनखड़ जी की जगह पर कोई बिहार से ही आने वाले हैं क्या। कुछ भी हो जाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात बिल्कुल तय है कि नीतीश जी अभी सामने है। वाजपेयी जी के लिए भी कुछ लोग मुखौटा शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो नीतीश जी तो बिल्कुल वही हैं इस समय। और नीतीश जी को सामने रख करके पीछे से कोई खेल चल रहा है जो ऑलरेडी बिहार में दिख रहा है बिल्कुल। तो इसीलिए बिहार को बचाना मतलब देश को बचाना। संविधान पर हमला हम लोग कर रहे हैं, इतने दिनों से बात कर रहे हैं। संविधान पर हमला वो सोशलिस्ट और सेकुलर 2 शब्दों पर हमला नहीं है, उसके सॉवरेन और डेमोक्रेटिक पर भी हमला है। और अगर आम आदमी को समझना है तो वोटिंग राइट सबसे पहला जुड़ाव जो नागरिकों का बनता है, आम हिंदुस्तानी का बनता है संविधान से, वो वोट के माध्यम से बनता है। और वो वोटिंग राइट अगर खतरे में हो तो इससे बड़ा कोई जीता जागता उदाहरण सबूत हमें नहीं चाहिए कि संविधान आज खतरे में है। इस बात को अगर लोग समझ रहे हैं तो संविधान जहाँ से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
किसी और ने नहीं दिया है हमें संविधान, किसी धर्म ने नहीं दिया, किसी आसमान से नहीं गिरा, जनता के आंदोलन से, आज़ादी के आंदोलन से, विद्रोहों से, संघर्षों से और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेताओं के पहल पर ये संविधान मिला है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया फिर एक बार आगे आना होगा और बिना किसी भेदभाव, धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, बिना किसी भेदभाव उस संविधान के पक्ष में खड़े होकर के देश की आज़ादी और इस संविधान की रक्षा करनी होगी। तो बिहार एक सच में बहुत बहुत बड़ी लड़ाई है और मुझे तो लगता है अगर 75 के इमरजेंसी आने से पहले 74 में अगर बिहार ने इसको भांप लिया था और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और आज अघोषित लेकिन स्थायी आपातकाल के दौर में बिहार निश्चित तौर पर चुकेगा नहीं, इसको समझने में हम सब लोग अगर साथ देंगे तो ज़रूर हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे और इस पूरे वोटबंदी की साजिश को पूरे देश में नाकाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।